नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें पहली एप्लीकेशन हम कर चुके, क्या कि नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी को हम देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है हमें। किसके लिए? क्रेन में जो रस्सी यूज करते हैं, रस्सी कैसी होती है, उसमें वायर देखा होगा आपने, उसमें वायर को यूज करते हैं। तो उस वायर के अंदर वो कितना स्ट्रेस रखते हैं, कितनी इलास्टिसिटी उसके अंदर होती है कि हम उसके ऊपर लोड जब डालें, भाई रस्सों से कोई वेट उठाओगे तो लोड आएगा या नहीं आएगा? क्या था? mg। तो स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला था? फोर्स अपॉन एरिया। कि आपने इसके ऊपर mg को एक्सर्ट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रस्से भी ऊपर की तरफ एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। कैसे आएगा? रिस्टोरिंग इंटरनल फोर्स की वजह से ये आता है। अगर ये वैल्यू कम हो गई वेट से तो क्या होगा? रस्सा टूट जाएगा। तो हमें पहले से आइडिया निकाल के रखना होता है कि हमें इतना वेट हम इससे उठा सकते हैं। लगभग 10 टाइम्स का मार्जिन हम लेके चलते हैं। मान के चलो हमें 10 की पावर 4 किलोग्राम का वेट उठाना है, हमने डिसाइड किया, तो 10 का मार्जिन हम लेके चलेंगे कि 10 गुना ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए रस्ते की। क्यों? क्योंकि आपने उतना ही वेट उठाना है, उतनी ही स्ट्रेस का वायर ले लिया, तो उसमें चांसेस टूटने के हो सकते हैं। इसीलिए हम कुछ गैप लेके चलते हैं कि अगर हमें 10 किलो उठाना है तो 100 किलोग्राम वेट को सहन करने वाला वायर हम बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने 10 की पावर 5 किलोग्राम लेके लिया था। और वो कितना आया था? उस रस्ते की कितनी थिकनेस होनी चाहिए? 3.02 सेंटीमीटर, लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास हमने निकाली थी उसकी वैल्यू। इतनी मोटी स्ट्रेंथ की वायर को हम बनाते हैं कितना वेट उठाने के लिए? 10 की पावर 5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम सॉरी, क्योंकि 10 का मार्जिन लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इससे भी ज्यादा वेट का उठाना होगा, क्योंकि स्टील की जो स्ट्रेस के लिए वैल्यू थी वो 3 इंटू 10 टू द पावर 7 थी, इससे ज्यादा नहीं होता। तो अगर हमें इससे भी भारी वेट उठाना है तब क्या करेंगे? तब इससे भी मोटी वायर बनाएंगे, लेकिन मोटी नहीं बना सकते इससे ज्यादा। उसका रीजन बताया था कि वायर ज्यादा मोटा बनाने से फिर वो वायर नहीं रहता, वो रोड हो जाती है। और रोड तुम जानते हो कैसी होती है? सॉलिड, जो फ्लेक्सिबल नहीं होती। वायर को आप देखते होगे, वायर को आप मोड़ भी लेते हो, फ्लेक्सिबल रहता है, चारों तरफ घूम सकता है, लेकिन रोड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। मीन्स उसमें जो इलास्टिसिटी वाली नेचर कहें वो तो रहेगी, लेकिन उसमें हार्डनेस आ जाती है। मीन्स उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, वो सीधा का सीधा वर्क करती है, उसको आप जरूरत पड़ने पर घुमा नहीं सकते, सीधा का सीधा रखोगे, लंबी उधर भी रहेगी। और तुमने देखा होगा क्रेन की वायर रैप हो जाती है, जरूरत पड़ने पर लंबी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रोड हो गई जो फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या होगा? पूरी की पूरी रोड लेके चलोगे फिर उसको, तो वो प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, मोटी वायर ना बना के हम पतली पतली वायर को ही, जो सेंटीमीटर में कल डायमीटर बताया था 3 पॉइंट समथिंग, उसी की कई सारी वायर को एक वायर के ऊपर रैप करके और बना लेते हैं। तो देखा भी होगा घर में भी कई सारे वायर एक दूसरे के ऊपर रैप करके मिलते हैं। तो इस तरह से हम मोटी वायर बना लेते हैं। दूसरी एप्लीकेशन, जो हमारे ब्रिज होते हैं, ट्रेन की ब्रिज, या घर मकान में देखते हो हाउसेज में आप लोहे की गर्डर यूज करते हैं, जिसको गाटर बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, या ट्रेन की पटरिया। घर में तुमने देखा होगा बड़े बड़े बीम होते हैं, है ना? तो उन सबको बनाते टाइम हमें इलास्टिसिटी का ध्यान रखना होता है, वरना तो क्या होगा, लोड ज्यादा आ जाएगा तो वो टूट सकते हैं। इसीलिए उनको, उसका ध्यान रखने के लिए हम क्या रखते हैं, जरा देखें। मान के चलते हैं हमने रैंडमली ऐसे ही बना देते हैं। सपोज ये बी,
ये बी विड्थ है और ये डी इसकी थिकनेस है नीचे से। जैसे ये हमारा डस्टर है, यहां पे देखो, अगर इसको सामने से देखोगे तो ये इसकी विड्थ जिसको बी बोला, और ये जो थिकनेस है इसकी यहां पे, या इस डस्टर को देखें, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे डी डेप्थ, और ये जो ये वाला पोर्शन है ये है इसकी विड्थ, है ना। और एल ले लेते हैं लेंथ, एल लेंथ लेते हैं, ये डी और ये बी, तो लेंथ भी आ गई, विड्थ मीन्स पूरी तरह से वॉल्यूम की डायमेंशन सारी आ गई जिसके लिए वॉल्यूम हमारा बनता है, जिन डायमेंशन के पे लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ या थिकनेस बोल सकते हैं। अब सपोज हम इसके ऊपर एक वेट को एग्जर्ट करते हैं, वेट मीन्स mg, कुछ अलग से। जैसे आप ब्रिज के ऊपर से चलते हो तो आप बस में हैं या किसी दूसरी ट्रक में है या कार में है, तो जब वो इसके ऊपर आएगी, इस पोर्शन के ऊपर, देखा होगा ब्रिज कई सारे पोर्शन में बनाते हैं, तो जब इसके ऊपर वो लोड आता है, वेट आता है, तो ये क्या करती है, थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंड हो जाती है इस तरह से। भाई आप मान के चलें, इसी पे मैं इस पे बात करता हूं, यह भी सीधा है लेकिन मैंने क्या किया, यह भी सीधा है और मैंने यहां पे थोड़ा सा वेट डाल दिया, तो दिखाई दे रही होगी इसकी स्ट्रक्चर। चाह के भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि इसको यहां से खींच लूं, लेकिन उसके बाद भी ये थोड़ा बीच में से नीचे की तरफ बैंड हुआ है, झुका हुआ है। अब अगर ये वेट ज्यादा होता तो क्या हो जाता, ये जो डस्टर मेरे हाथ में जिसको मैंने पकड़ा हुआ, ये टूट जाता। देखो ये यहां पे और भी ज्यादा बैंड हो गया, लेकिन अगर मैं इसको खींच भी लेता हूं तब भी इसमें ये बकलिंग टाइप का, ये नीचे की तरफ बेंडिंग रहती है, तो इसे बोलते हैं डिप्रेशन, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला। ये सिलेबस में नहीं है इसका फॉर्मूला, लेकिन बता रहा हूं समझाने के पर्पज से। तो नीचे की तरफ ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा हो जाता है जब लोड आएगा। देखो सीधी थी, लेकिन जब लोड आता है नीचे हो जाता है। तो आपने देखा होगा सीधी अगर वायर होती है, दो पोल के बीच में वायर होती है, वो वायर भी थोड़ी नीचे लटकी होती है। घर में कपड़े सुखाने वाली वायर को देखा होगा, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उस वायर का भी खुद का अपना वेट है, उसकी वजह से वो नीचे आती है। अब ब्रिज के ऊपर या गर्डर के ऊपर या मकान हाउस में जो बीम लगाते हैं उसके ऊपर तो और भी वजन है, उसका खुद का भी है और प्लस हाउस की छत का भी है। ब्रिज के ऊपर सड़क का, बसेस का, ट्रक का, काफी भारी व्हीकल है। ट्रेन का ब्रिज बनाते हैं, वहां पे भी वेट है। तो काफी सारी वेट की वजह से ये नीचे की तरफ बैंड हो जाती है, और ये कितना नीचे आती है, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। तो ये नीचे डिप्रेस हो जाती है, झुक जाती है। अब इसका डिप्रेशन भी एक लिमिट तक रहना चाहिए, एक लिमिट के ऊपर जाएगा तो ये टूट जाएगा। भाई मान के चलो कोई चीज है और सीधा का सीधा कब तक झुकेगी, एक लिमिट तक। तो क्या होना चाहिए कि इसकी इलास्टिसिटी इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि अगर ये डिप्रेशन एक लिमिट के बाहर भी जाए तो ये टूट ना पाए। तो फिर क्या होगा, कितना देखते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है WL³/4YBD³। अब इससे क्या मतलब है, W से मतलब कि वो वेट जिसकी वजह से उसमें डिप्रेशन आया है, L से मतलब लेंथ, 4 कांस्टेंट है, Y से मतलब यंग मॉडुलस, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, यंग मॉडुलस का मतलब कितना ज्यादा इलास्टिसिटी रखता है, B से मतलब विड्थ और D से मतलब डेप्थ। अब जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना, इस डिप्रेशन को हमें कम करना है, क्योंकि ये डिप्रेशन अगर ब्रिज में आता है, ये डिप्रेशन अगर बीम में आता है, ये डिप्रेशन अगर किसी भी ऐसी चीज पे आता है जिस पे लोड है, हमने बनाया था उसको, तो चांसेस क्या होंगे, ब्रेक हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है, हमें इस डिप्रेशन को बचा के रखना, ये डिप्रेशन नहीं आने देना। कहते हैं ना, ये पर्सन डिप्रेशन में आ गया, अब ये बहुत परेशान है, ज्यादा डिप्रेशन में मत आओ, ज्यादा टेंशन लेते हो इसलिए डिप्रेशन में आ जाओ, क्योंकि डिप्रेशन में ज्यादा, डिप्रेशन का ज्यादा होना नुकसानदायक है, ये समझ जाओ। वो चाहे ह्यूमन बीइंग में है चाहे नॉन लिविंग थिंग में है। तो यहाँ पे ब्रिज की बात हो रही है क्योंकि इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है। तो W, मान के चलो आपको किसी ट्रक को उसके ऊपर से उतारना है, तो उसका वेट कि भैया ट्रक को खाली कर लो और पहले खाली ट्रक को ले जाओ, फिर धीरे धीरे पैदल सारे सामान को ले जाना। तो इससे अच्छा तो फायदा क्या होगा, सामान ही ना ले जाए। भाई सामान ले जाने की तो मजबूरी है, उस पर्पज से तो हमने ब्रिज ही बनाया है, बिना सामान ले जाने से काम थोड़ी चलेगा। तो इस पे भी हम वर्क नहीं कर सकते। या तो एक तरीका ये है सामान कम ले जाओ, लेकिन मान के चलो जरूरत ज्यादा है तो हम इसको भी नहीं देखेंगे। हालांकि इस चीज का देखा जाता है, आपने देखा होगा जब कभी आपका एक ब्रिज बना है तो पुलिस वाले कई बार भारी लोड को उसके ऊपर से गुजरने नहीं देते, क्योंकि इस ब्रिज में कमी है ये कि ज्यादा हैवी लोड के लिए नहीं बना, और ज्यादा हैवी लोड आता है तो ये वाइब्रेट करने लगता है, वो नुकसानदायक है। क्यों, वो जो वाइब्रेट करता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये वाला है बच्चों, जब आपकी बस भी जाएगी और वो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ऊपर जाके, नीचे वाले पोर्शन में ये फील नहीं होता, लेकिन बिल्कुल लास्ट में ऊपर जहां पे वो टर्न होता है रोड पर, वहां ऐसे फील होता है, वहां ये ऐसे करता है। ऐसे करने का मतलब, हालांकि ज्यादा नहीं, मैं तो हाथ से ज्यादा कर रहा हूं, है हल्का ही, लेकिन ये हल्का भी नुकसानदायक है। इसीलिए फिर वो क्या करते हैं, देखते हैं अगर ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो वो भारी भारी हैवी हैवी लोड के ट्रक को नीचे से गुजारना शुरू करते हैं, ऊपर नहीं चढ़ने देते। पुलिस वालों को देख लेना, अक्सर वो करते हैं इस ब्रिज के ऊपर, क्योंकि इस ब्रिज की कैपेसिटी उतना लोड लेने की नहीं है। तो इसमें कमी क्या रही वो जरा समझे। ये डिप्रेशन ना आए इसके लिए हमें क्या करना है, W को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर अब पुलिस वालों की ड्यूटी अगर ये अच्छा बना होता तो W को कम करने की जरूरत नहीं थी, उतारते रहो जितना उतारना। भाई भारी भारी ट्रेन गुजरती हैं, मालगाड़ी गुजरती हैं, तो फिर मालगाड़ी का फायदा ही क्या जब लोड ही कम करें। कि सर एक लिमिट तक, हाँ लिमिट रखी जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मान के चलो उस ट्रक को पूरा भरने की जगह हम आधा भर के लेके चले, वो तो नुकसान है ना उसका। जो डीजल लग रहा है वो उसमें नुकसान हो रहा है। तो हम इस पे इतना वर्क नहीं करेंगे। हमें क्या देखना होगा, एल। तो आपने देखा ब्रिज में बीच बीच में गैप होते हैं, मीन्स पोर्शन में बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एल ज्यादा होगी तो भी डिप्रेशन ज्यादा आएगा, तो हम एल को छोटा कर लेते हैं। हमने देखा ब्रिज के ऊपर जब जाते हैं बीच बीच में लाइनिंग आती जाती है, वो पोर्शन होते हैं उसके। चलिए इस पे भी वर्क किया। उसके बाद 4 कांस्टेंट है, इस पे तो कुछ कम ज्यादा करेंगे नहीं। इसके बाद y को बढ़ा लेंगे, l को छोटा करके ये भी कम हो जाएगा। अब यहां की जो क्वांटिटी है उन सबको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा। यहां तो हमने छोटा कर लिया, भाई मटेरियल था, मान के चलो कोई रोड बना रहे हो तो जितना कंकर पत्थर पूरे में डालते उसको पोर्शन में डाल लेंगे, इससे तो हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं। ऐसा भी नहीं कि 1-1 मीटर का बनाओगे, क्योंकि उसे नीचे संभालने के लिए उसमें सपोर्ट भी लगानी पड़ती है। जब ब्रिज बनाते हैं तो पिलर लगाने होते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि आप उसकी छोटे छोटे ही बना ले और हर 2-2 मीटर पे पिलर बनाओगे, फिर खर्चा उसमें आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि लिमिट तक रखते हैं, क्योंकि एक पिलर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से लगाने होते हैं। चलिए इसको देख लिया एक लिमिट तक। इसके बाद वाई, उसमें अच्छी अच्छी मटेरियल लगाएं, रोड स्टील ज्यादा यूज करें, क्योंकि ज्यादा स्टील होगी तो वाई की वैल्यू ज्यादा रहेगी। कॉपर ना लगाएं मटेरियल, इसमें भी प्योर स्टील लगाएं तो वाई ज्यादा से ज्यादा वर्क करेगा। ज्यादा वाई होगा डिप्रेशन कम आएगा। उसके बाद बी को बढ़ा ले, विड्थ बी को बढ़ाएंगे तो भी ये कम होगा, और डेप्थ को बढ़ा ले तो भी ये कम होगा। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है बच्चों, यहां तो हमने एल को कम किया, ये कम हो गया, लेकिन इन तीनों को तो बढ़ाना है तब ये कम होगा। लेकिन इन तीनों को बढ़ाने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा, विड्थ को बढ़ाना या डेप्थ को बढ़ाना। अब जरा सोचो, हम वाई को बढ़ाते हैं ये कम होता है, इसको बढ़ाते हैं ये कम होता है, लेकिन इसको अगर बढ़ाते हैं
मान के चलो इसको आपने डबल किया, पहले 1 1 थे तीनों, इसका भी क्यूब, अब आपने क्या किया, डबल किया 2, ये भी 2, तो ये 2 करोगे तो ये आधा होगा, ये 2 करते तो ये भी आधा होता, लेकिन अगर ये 2 करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा ये 8 होगा। बात समझ में आ रही है? डेप्थ वाला फैक्टर में क्यूबिकल वे में वर्क करता है, वो क्यूबिकल वे में वर्क करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब में है। अगर आप डबल करोगे तो कितनी कम होगी वैल्यू, 1/8। अगर इसको डबल करते तो आधा ही हो रहा था, इसको डबल करते तो भी आधा होता है, लेकिन अगर इसको डबल करते हो डेप्थ को तो कितना हो जाएगी, 1/8, मीन्स ट्रिपल टाइम, 2 2 जा 4 2 जा 8, ट्रिपल भी कहना गलत है, बल्कि ये होगा 4 टाइम डिप्रेशन कम होगा। भाई 2 किया तो 1/4, 8 का डिवाइड करें, इसमें करते थे तो आधा होता था, लेकिन इसमें करेंगे 1/8 वाला फैक्टर वर्क करेगा। तो हम क्या करते हैं, ब्रेथ को बढ़ाने के कंपेयर में उसकी डेप्थ को बढ़ाना ज्यादा इफेक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि मान के चलो आपने मटेरियल लगाया, उसमें जितना ईंट कंकर पत्थर रोड आप डालते, उसमें स्टील की वायर डालते जिसे सरिया बोलते हैं, ब्रिज बनाने में सरिया यूज करते ना, तो जितना सरिया वगैरह ये सारे मटेरियल आप विड्थ बनाने में यूज करते, उतना ही आपने डेप्थ में यूज किया, तो ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा, डेप्थ वाला फैक्टर होगा। इसीलिए आपने देखा होगा ब्रिज को जब हम बनाते हैं तो उसकी डेप्थ को अच्छा रखा जाता है। जब हाउस में बीम बनाते हैं तो उस बीम की, आप स्कूल के बीम देखे होंगे आपने, एक घर का बीम है, घर के लेंटर का, छत का इतना वजन नहीं होता जितना स्कूल में हमें संभालने के लिए रखना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, जिसमें बिल्डिंग कई कई फ्लोर की बनाते हैं, तो वहां पे उनकी जो बीम होती है उसकी विड्थ काफी ज्यादा होती है, डेप्थ, विड्थ का मतलब डेप्थ से, यहाँ विड्थ तो क्योंकि बी है, डेप्थ ज्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लोड ज्यादा आता है, और ज्यादा लोड को सहन करने के लिए क्या होगा, डिप्रेशन भी ज्यादा आएगा, और डिप्रेशन हमें कम करना है, तो इसीलिए क्या रखते हैं, उन बीम की हाइट ज्यादा कर देते हैं, मतलब डेप्थ, हाइट से मेरा मतलब उसकी थिकनेस। तो आप अपने स्कूल की बिल्डिंग के या किसी बिल्डिंग में जो बीम है उनकी विड्थ देख लेना, उनकी थिकनेस देख लेना, और घर के एक सिंपल बीम को देख लेना, तो आपको बिल्डिंग के जो बीम होंगे उनकी हाइट, उनकी डेप्थ या उनकी थिकनेस ज्यादा मिलेगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये फैक्टर क्यूबिकल वे में वर्क करता है। लेंथ को कम करेंगे, लेकिन कम करने का भी मैंने रीजन बताया कि एक लिमिट के बाद आप कम नहीं कर सकते। मान के चलो आपका ये कमरा है, इस कमरे की ये दीवारें हैं, और बोले सर हम लेंथ को छोटा कर देंगे इसकी, यहाँ पिलर लेना होगा, चलो एक पिलर बीच में भी आ जाएगा, जैसे होल वगैरह बनाते हैं, देखा होगा हमारा जो प्रेयर वाला ग्राउंड है, जो प्रेयर होल है नीचे, उसमें पिलर है बहुत सारे। वो पिलर क्या है कि इधर एक पोर्शन, बीच में पोर्शन, और ये भाई यही तो है भाई, एक यहाँ तो दीवार हो गई, और बीच में यहाँ भी पिलर, यहाँ भी कई सारे पिलर चलते जाते हैं, तो इससे पूरी बिल्डिंग ये पिलर संभाले हुए हैं बिना दीवार के। लेकिन अब कोशिश करें कि हम और भी छोटा कर दें, मजबूत तो हो जाएगा छोटा करने से, लेकिन क्या होगा, हमें निकलने वगैरह के लिए हमें तो प्रॉब्लम आएगी, तो इसकी भी एक लिमिट होती है, उससे छोटा करने, कहीं पे कर सकते हैं, कहीं पे नहीं कर सकते। लेकिन बाई चांस अगर मन में जब भी बिल्डिंग को बनाया था, जब ये सोचते कि नहीं हमें होल और भी बड़ा रखना है, ये पिलर भी नहीं रखने, तो क्या करना होता, फिर ये जो बीम है इनकी विड्थ, इनकी जो डेप्थ है वो और भी बढ़ाते, उसमें खर्चा ज्यादा होता। तो इसीलिए हमने क्या किया, छोटे छोटे राउंड वाले सीधे के सीधे क्यूबिकल वे में बीम नहीं बनाए, पिलर नहीं बनाए, बल्कि पिलर कैसे बनाए हैं, स्फेरिकल। तो उससे हमारी बिल्डिंग, हमें प्रॉब्लम भी कुछ ज्यादा नहीं होती, मींस बैठने में या आने जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा, और हमारी बिल्डिंग में खर्चा भी कम हुआ और बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से कई चीजें देखी जाती हैं, तब जाके बनाया जाता है। तो इस फैक्टर में भी हम अपनी इलास्टिसिटी को डिस्कस करते हैं, इसकी नॉलेज को देखते हैं। दूसरा, ये जो बीच से डेप्थ हुआ है, डिप्रेशन इसमें आया, इसको बोलते हैं बकलिंग। बेंडिंग ऑफ द बीम, बेंडिंग ऑफ अ रोड गर्डर इज कॉल्ड बकलिंग।
इस बकलिंग से बचने के लिए एक तरह से और भी हम उसको डिजाइन करते हैं, और वो डिजाइन होता है आई शेप। क्या आई शेप? इस तरह से। तुमने देखा रेल की पटरियां, घर में जो आयरन की गर्डर होती है, गाटर, जिसको सुना होगा नाम, गाटर बोल देते हैं, गर्डर होती है, उसको आई शेप में बनाते हैं। इससे क्या फायदा मिलता है? इससे ये जो डिप्रेशन वाली बात है, देखो ये बीच में पिलर का काम कर रहा है। जो चीज मैंने यहां बोली थी कि यहां से और यहां की सपोर्ट, अब वो सपोर्ट यहां आ गई और ये काम कर रहा है लोड वाला। मीन्स साइड में भी लंबे वाला तो वर्क करेगा ही करेगा, साथ में ये वाला जो लोड है, ये थ्योरी इस पे भी यूज हो जाती है। फिर से समझो, अभी हमारी एक रोड है, ये हमें इसकी लेंथ को कम रखना है, यहां पे सपोर्ट देते हैं, यहां पे देते हैं, बाय चांस यहीं पे दे देते और यहां की निकाल लें तो भी ये चलेगा। पर सर रोड को तो ज्वाइंट करना है, चलो ये वाला तो रोड का प्रोसीजर हो गया, लेकिन अब हम इसे क्या करें, इसको कुछ ऐसा सिस्टम बना दे कि रोड भी क्या करे, बीच में एक लाइन देते चले जाएं बीम टाइप का, और दोनों साइड में लोड को सहन करेगा। तो एक तो ये हो गया, इसी के ऊपर फिर एक आई शेप में हम गर्डर बना देते हैं। तो घर में देखा होगा तुमने, जो लोहे की गाटर होती है, गर्डर होती है, उसको आई शेप में होता है, बीच नीचे फ्लैट, ऊपर फ्लैट, और बीच में पिलर टाइप का उसमें रोड रहती है पूरे के पूरे में, शुरू से लेके लास्ट तक। इससे इसकी ताकत और बन जाती है, इलास्टिसिटी और ज्यादा मिल जाती है इसको। और रेल की पटरियों में तो यही देखा होगा, रेल की पटरी में हम क्या करते, यहां तक मटेरियल यूज करते, लेकिन काफी ज्यादा खर्चा होता, काफी मटेरियल हमारा यूज होता, और हमारा काम क्या चल सकता है कि हमने देखा कि बीच में बीम टाइप का ये काम करेगा पिलर का, इलास्टिसिटी इससे भी पूरी मिलती है, और हमने इसका डिजाइन आई शेप में बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम इलास्टिसिटी बढ़ा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा होलो शाफ्ट इज स्ट्रोंगर देन सॉलिड शाफ्ट। ये क्या टॉपिक है, उसको जरा समझे। अगर हमारे पास कोई सॉलिड शाफ्ट है, शाफ्ट होती क्या है पहले वो समझो। आपने बस को देखा है, बस की व्हील चलती है, बच्चे का खिलौना देखा, वो कार या कुछ भी, तो उसमें दोनों जो व्हील होती हैं, वो दोनों व्हील एक रोड से कनेक्ट रहती है, पतली सी, जैसे नेल होती है, पतली सी होगी, और वो दोनों की दोनों कनेक्ट होंगी इससे। यहाँ पे एक व्हील ये, और ये इससे कनेक्ट होती है, वो तो एक्सल बोला जाएगा। शाफ्ट क्या होती है, जैसे मोटर है ना, तो उसको चलाने के लिए, उसकी व्हील को चलाने के लिए उसमें पूरी की पूरी एक रोड लगी होती है स्फेरिकल पे में। अब ये बोला जाता है कि ये जो शाफ्ट है, मान के चलो हम एक ये मेरे पास रोड और एक होलो टाइप बना दें, और इसको मुझे ट्विस्ट करना है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अगर टॉर्क वे में आती है बात, टॉर्क का मतलब बॉडी रोटेट होगी। भाई आपको ने पढ़ा है ये टॉपिक, नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, वो उसका वो इफेक्ट, वो क्वांटिटी जो किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन के लिए अप्लाई करती है। जैसे डोर, घर का दरवाजा है, हम उसके हैंडल को पकड़ के बाहर की तरफ उसे रोटेट कराते हैं, फिर बंद कर देते हैं, तो वहां पे क्या वर्क करती है, टॉर्क है वहां पे, मोमेंट ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं, जिस बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब ये रोड लेंगे, एक रोड हमने कैसी लिया, सॉलिड, एक रोड सॉलिड है और दूसरी होलो है। तो इन दोनों में स्ट्रोंग कौन सी होती है, होलो शाफ्ट स्ट्रोंग होगी। कैसे होगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।
फिलहाल देखें किस तरह की हो सकती है। मान के चलें ये इस तरह से, ये सॉलिड है, पूरी में मटेरियल है हमारा, पूरी की पूरी रोड में मटेरियल है, ये सॉलिड। और दूसरा हम लेते हैं होलो, बीच से, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। यहां पे बीच में गैप है, तो एक होलो शाफ्ट है सिलेंड्रिकल वे में और एक सॉलिड है इस तरह से पूरी की पूरी। तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग होती है कम देन सॉलिड। क्यों होती है? क्योंकि इसमें भी एक हमारा फॉर्मूला वर्क करता है, टॉर्क इक्वल्स टू ईटा r⁴ अपॉन 2l। ये इस तरह से वर्क करेगा। पाई ईटा r⁴ अपॉन 2l। अब जरा सॉलिड के लिए कंसीडर करें, मान के चलें इसकी रेडियस कितना है r, लेंथ कितनी है l। इसी तरह से इसको डिस्कस करें। यहां से आउटर रेडियस सपोज इसकी r1 और इंटरनल रेडियस इसकी r2। ठीक है, आउटर रेडियस r1, इनर रेडियस r2 और लेंथ इसकी भी l है। दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं। सेम मटेरियल का मतलब जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका है। बोले सर मतलब ये कि 1 किलोग्राम स्टील से इसको बनाया और 1 किलोग्राम स्टील से इसको बनाया। भाई 1 किलोग्राम अगर दोनों एक 1 किलोग्राम है तो इसका मतलब वॉल्यूम तो दोनों के इक्वल आएंगे। बस अंतर क्या है, इसमें हमने सॉलिड बनाया है इस और लेंथ इक्वल रखिए, इसका थोड़ा साइज बड़ा रहेगा, इसका छोटा होगा। भाई सॉलिड है तो ये पतली रहेगी, ये होलो है ये मोटी रहेगी, क्योंकि बीच में एयर है इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला टॉर्क का ये है, इसके लिए फॉर सॉलिड। अब बात करेंगे होलो के लिए। जरा सोचो कि सॉलिड रोड के कंपेयर में होलो रोड स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, उसका रीजन भी अभी समझ में आ जाएगा क्यों कहते हैं। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स अगर प्रूव होगी बात तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ेंगे। लेकिन होगा क्या, क्यों यहां टॉर्क बोलते हैं? टॉर्क इसलिए क्योंकि मान के चलो आपको चक्की को चलाना है, घर में चक्की देखते हो आप, या हाथ की मशीन देखते हो सिलाई मशीन, तो वहां भी एक सर्कुलर वे में उसको घुमाते हैं हैंडल से, तब वो घूमती है। तो रोड तो उसमें भी पीछे तक होगी, शाफ्ट तो उसमें भी होगी। या ऐसी कोई चीज या कार व्हीकल, तो कुछ में देखते हो कि बेल्ट भी लगी होती है, वो बेल्ट उसके एक हिस्से पे लगी होती है पुली के ऊपर और वो पुली घूमती है। फैन है, फैन में नीचे घूमता रूटर, अंदर भी तो उसमें शाफ्ट टाइप की होगी। तो इस सब में क्या होता है, एक पोर्शन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अब ये पीछे तक इसमें टोर्सन तो बनती होगी। ऐसा नहीं कि ये पीछे वाला एकदम हिस्सा घूमने लगेगा, क्योंकि इनर्शिया वाली नेचर इसमें भी है। आप आगे वाले को घुमाओगे तो पीछे वाले पार्टिकल मना करते हैं घूमने के लिए, लेकिन साथ में कुछ टाइम कब तक मना करेंगे, कुछ टाइम के बाद घूमना शुरू होंगे। लेकिन अगर ये शाफ्ट में इलास्टिसिटी टोर्सन सहन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं है तो ये टूटने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम इसको ऐसा बनाते हैं कि ये ताकि रोटेट हो सके। तो टॉर्क के लिए देखेंगे कौन कितना ज्यादा टॉर्क सहन करेगा, किसकी टॉर्क की नेचर ज्यादा होगी।
मतलब उसे घुमाने पर किसमें टॉर्सन ज्यादा आ सकता है। तो टॉर्क किसमें ज्यादा आएगी अब देखते हैं। तो मैंने सॉलिड के लिए लिया है ये वाला, ये फॉर्मूला होता है हमारा, किसी को रोटेट करते हैं सिलेंड्रिकल बॉडी को, पाई ईटा, ईटा से मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, समझ आ गया ना, या शेयर मॉडुलस जिसको बोला था, लेंथ। अब दोनों रोड को हमें कंपेयर करना है, दोनों तरह के हिसाब को, सॉलिड भी और होलो भी। देखते हैं किसका टॉर्क ज्यादा आएगा। तो ये सॉलिड के लिए टॉर्क ईटा आर, ईटा लेते हैं जिस मटेरियल को हमने लिया, मटेरियल दोनों में सेम, वॉल्यूम दोनों का सेम, लेंथ दोनों की सेम, बस अंतर क्या है कि ये सॉलिड है तो इसका डायमीटर कम होगा, उसका ज्यादा होगा क्योंकि बीच में गैप है, लेंथ क्योंकि उतनी है। ये तो पढ़ा था ना सिलेंडर 10th क्लास में मेंसुरेशन में। तो यहां अब बात करते हैं फॉर होलो। होलो के लिए बात देख, इसको मैंने बोला टॉर्क डैश इक्वल टू पाई, सेम रहेगा, ईटा सेम क्योंकि मटेरियल दोनों सेम है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों का सेम। लेकिन आर यहां पे क्या लें, तो यहां क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 स्क्वायर, सॉरी पावर 4। क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो इतने पोर्शन में है बच्चों, R2 माइनस R1 नहीं, R1 माइनस R2। मैंने R1 बड़ी है, R2 छोटी, तो R2 कौन सी रेडियस है, ये वाली, सेंटर से ये R2 है, और ये वाला कितना है R1, या R1 अंदर ले लो R2 बाहर, वो कैसे भी करना चाहिए, जैसे भी अच्छा लगे। पर वहां पे रेडियस था R, लेकिन यहां कौन सा है मटेरियल, मटेरियल तो इतने हिस्से में है तो रेडियस वही रखेंगे R1 माइनस R2। चलिए यहां तक भी क्लियर, अपॉन 2L, क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम। अब देखो जरा, वॉल्यूम क्योंकि दोनों का सेम है तो पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल होता था सिलेंडर का वॉल्यूम, तो यहां क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एल इक्वल टू पाई, उसके लिए क्या आएगा उसको बताओ, पाई सर R1 माइनस R2 का स्क्वायर एच, पाई R1 माइनस R2 स्क्वायर एल, एच की जगह लेंथ है ना यहाँ पे, तो ये एल से पाई कैंसिल, क्या आ जाएगा, R इक्वल टू R1 माइनस R2। हमारा यहाँ ये फॉर्मूला बनता है, मीन्स ये R की वैल्यू R1 माइनस R2 के इक्वल होगी। ठीक है, चलिए यहां तक भी क्लियर है सबको। श्योर, मैंने फॉर्मूले में, हाँ ये पावर फोर्स सबका अलग अलग ये हो, अच्छा इसको चलो यहाँ पे देखो कोई बात नहीं, तो R की वैल्यू R1 माइनस R2 आती है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे एक फॉर्मूले में, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसको यहां से आगे, ये तो समझ आ गया, R की वैल्यू R1 प्लस R2, इस चीज को याद रखेंगे, अभी बाद में बात करेंगे। अब इससे फिर से आए तो टॉर्क डैश इक्वल टू पाई ईटा, इसको ब्रेक करें, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये बच्चों समझ आई बात, ये मैंने कहां से किया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला याद होगा सबको। तो उसी तरह से बस अंतर क्या हुआ, यहाँ पे पावर 4 है भाई, वहां पे स्क्वायर था तो 1 आएगा, आ जाता था, यहां 4 है तो 2 में आएगी बात। अब ये तो ज्यादा है ही, अब इसको देखो जरा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, अच्छा अपॉन 2L, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, पाई ईटा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और फिर से R1 माइनस R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, ये आ जाएगा अपॉन 2L।
अब जरा इसमें देखो, और ये टॉर्क डैश है, तो दोनों का रेशो निकालते हैं, दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा है। तो टॉर्क डैश अपॉन टॉर्क, ये अपॉन वो, पाई ईटा कैंसिल, 2L कैंसिल, तो क्या रहेगा ऊपर, देखो पाई ईटा यहां भी है वहां भी है, 2L यहां भी है वहां भी है, तो क्या बचता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 प्लस R2 अपॉन में R टू दी पावर 4 है, अपॉन में R की पावर 4। अच्छा, इसके बाद R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, इस तरह से। अब जरा देखो, ये R1 माइनस R2 और नीचे R, इस R को हम क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। तो R1 माइनस R2 की पावर कितनी बचेगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यहाँ क्यूब और वहां सिंगल पावर बचती है। ठीक है बच्चों, और उस कंडीशन में हमें क्या देखना है, तो वैल्यू कौन सी ज्यादा होगी हमारी, जरा सोचो, केवल इससे हमें डिसाइड करना है। जरा यहां पे आए वापस, R वैल्यू है R1 से R2 को डिक्रीज करने के बाद, चलो मैंने ये भी कैंसिल कर दिया, यहाँ पे पावर 3 आती है, अब नीचे 3, अब ऊपर ये। अब जरा सोचने वाली बात है, R हमारा किसके इक्वल था, R1 से R2 को लेस करेंगे तो, R1 से R2 को लेस करोगे तो ये बनेगा, और ये पावर कितनी है 3 में, और ऊपर क्या है, सब में प्लस है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो वैल्यू कौन सी ज्यादा होगी, देयरफॉर टॉर्क डैश इक्वल्स टू टॉर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क किस में ज्यादा है, होलो में, कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में होलो का टॉर्क ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड स्ट्रोंगर कौन सी हुई, होलो। होलो शाफ्ट इज स्ट्रोंगर देन द सॉलिड शाफ्ट। तो इसको भी कर लो, करना चाहो कर लो बच्चों इसको जल्दी से। ठीक है, रब कर दें इसको, मैं इसमें पाई आर स्क्वायर, बच्चों ये फॉर्मूला होल स्क्वायर में नहीं आता, ये रहता है, तो आर की वैल्यू आर स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है ना, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर इज 1 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। और तब उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे ये थोड़ा सा 12 यहाँ तक तो ठीक है सब कुछ, यहाँ वाली चीज को पुट करेंगे, तो हमारा ये था आर की पावर 4, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इतना, तो आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, वो पावर 4 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर और होल पावर 2। अब अगर इसको ब्रेक करेंगे रहेगा हालांकि यही वाली कंडीशन, बस अंतर क्या है, ये R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, तब ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसमें कंडीशन बनती है, तो उस कंडीशन में ऊपर है R1 प्लस R2 होल स्क्वायर और नीचे रहेगा R1 माइनस R2, तो बड़ी कौन सी होगी, ऊपर वाली, जो अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो ये स्क्वायर भी कैंसिल। अब क्या बचता है, R1 स्क्वायर प्लस R2, और यहाँ डिफरेंस है, तो बड़ी कौन सी होगी, तो ये वाली कंडीशन बनती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो होलो शाफ्ट है वो स्ट्रोंगर देन सॉलिड। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है इस चैप्टर में, दो टॉपिक चलें।
नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद उसमें देखते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी है, तो कितना एनर्जी आएगी उसके लिए फॉर्मूला करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन की टर्म में फॉर्मूला बनेगा। जरा देखो, मन बनाऊं तो देखो जरा, मान के चलते हैं हमारे पास कोई वायर है, इसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अगर छोड़ते हैं तो रबर बैंड को देखा होगा, छोड़ते हो तो क्या होता है, इनिशियल स्टेट में आता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा है हमने, द नेचर ऑफ Energy due to configuration. कैपेसिटी ऑफ वर्क डन ड्यू टू इट्स पोजीशन, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग को खींचते हो, छोड़ते हैं वापस आती है, धनुष को खींचते हैं, एरो को बो के ऊपर रख के खींचते हैं, तो वहां भी पोटेंशियल थी, लेकिन वो मैकेनिकल थी। इस बार हम बात कर रहे हैं इलास्टिक की। डोरी में, धनुष की जो डोरी खींचते हैं उसमें तो स्ट्रेच, भाई धनुष की डोरी को जब खींचेंगे स्ट्रेच होगी या नहीं होगी, हालांकि वो मैकेनिकल है, तीर उसमें जाता है, लेकिन डोरी में तो इलास्टिक आती है, उसकी लेंथ बढ़ाई है आपने, तभी तो उसमें पोटेंशियल आई। स्प्रिंग को खींचते हैं, तो ये स्प्रिंग में आई कैसे, तो देखो जरा, अभी हमने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई हुई, फ्री है, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। हमने क्या किया, इसको आउटर एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सर्ट करते हैं, तो ये भी एफ एक्सर्ट करेगा, तो एवरेज फोर्स कितना आएगी, देयरफॉर एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स, बहुत जल्दी से करेंगे इसको, एवरेज फोर्स इसको मैंने बोला एफ डैश इक्वल टू F1 प्लस F2 बाई 2, और ये हो जाएगा F/2। तो वर्क डन कितना किया आपने, देयरफॉर वर्क डन, कितना वर्क किया बच्चों, वर्क के लिए तो फॉर्मूला याद होगा सबको, फोर्स इनटू, सपोज आपने ऐसा किया था तो इसकी लंबाई, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट, कितना लेंथ चेंज, कितना एक्सटेंशन हुआ लेंथ में, सपोज डेल्टा एल, एक्सटेंशन हुआ ना भाई, आपने खींचा तो कुछ तो लेंथ बढ़ी होगी, और सपोज कितना बढ़ती है, डेल्टा एल, एफ की वैल्यू पुट करो, एफ डैश की F/2 डेल्टा एल। अब इसमें क्या करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इस वायर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ए, और लेंथ कितनी है इसकी, सपोज एल, और बाद में कितना बढ़ी थी, डेल्टा एल, तो एल से डिवाइड करते हैं और एल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, 1/2 एफ अपॉन के एल डेल्टा एल ए एल। और एल क्या है बच्चों इस वायर का, वॉल्यूम है ना, ये एल क्या है, वॉल्यूम। तो देखो जरा, 1/2 एफ अपॉन ए क्या है, स्ट्रेस है या नहीं, डेल्टा एल अपॉन, इसको मैं इसके नीचे लिखता हूं साथ में, एल से हमने डिवाइड किया, एल से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा एल ये क्या है, स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ये क्या है, वॉल्यूम। तो ये एक फॉर्मूला बनता है, और ये वर्क ही क्या है, यहाँ पे जो हमारा वर्क है यही क्या होगी उसकी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये इस फॉर्मूला क्या आता है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी कितना आएगी, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितना होगा, इंपोर्टेंट है बच्चों, और ये स्मॉल यू,
पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको तो रट लो, याद कर लो, नेक्स्ट ईयर 12th में भी काम आएगी, नेक्स्ट ईयर भी इसको पढ़ोगे। तो U अपॉन V से डिवाइड करते हैं उसको, वॉल्यूम नहीं रहेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला आ जाता है। अब हमें पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो फॉर्मूला बनेगा एक और, तो यहां पे U इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब मैं क्या करता हूं, स्ट्रेस, अगर हमें स्ट्रेस को रिमूव करना है तो स्ट्रेन की टर्म में आएगा फॉर्मूला, वाई की टर्म में, तो क्या आ जाएगा 1/2 वाई स्ट्रेन स्क्वायर। और यदि आपको स्ट्रेन को करना है तो स्ट्रेस की टर्म में आएगा, जो भी आप करना चाहें, क्योंकि फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस की जगह रखोगे तो दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, जैसे यहाँ पे आ रहा है वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन पहले से था स्क्वायर हो गया। और अगर आप स्ट्रेन की जगह रखते तो क्या था, स्ट्रेस अपॉन वाई, ठीक है, फिर स्ट्रेस स्क्वायर होता, अपॉन में वाई आता, वो जो भी अच्छा लगे। तो इस तरह से एक फॉर्मूला है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो करना होता है, तो इसे भी नोट कर लो। और इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, लास्ट टॉपिक है पॉइसन रेशो। पॉइसन रेशो हम इसका लास्ट टॉपिक है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सबने पढ़ा है, एक टॉपिक और पढ़ना है लेटरल स्ट्रेन, उसके बाद क्लास को बंद करेंगे बच्चों आज की। लास्ट टॉपिक देखें बस जल्दी से, रब कर देता हूं इसको। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था पहले उसको डिस्कस करें। मान के चले हमारे पास एक वायर की लेंथ इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा, अब जरा इमेजिन करो, हो सकता है कुछ बच्चों के मन में बात आई भी होगी, ये उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, जब हम किसी वायर को खींचेंगे तो वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब जरा सोचो, वायर अगर हमारा सिलेंड्रिकल था तो फॉर्मूला तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, या लेंथ एल, अगर वायर है तो लेंथ एल आता है और सिलेंडर है तो एच आता है। चलिए, जब हम इसको खींचते हैं बच्चों तो जरा ये नहीं सोचा किसी ने मन में कि एल से 1 मीटर से अगर 2 मीटर करते हैं, ये मटेरियल कहां से आता है, वॉल्यूम तो उसका उतना ही रहेगा सर, उसकी डायमीटर कम हो जाती है। हाँ, वेरी गुड, जिस बच्चे ने आंसर दिया बहुत अच्छे। उसको खींचते हैं तो उसकी डायमीटर कम होती है, यही हमारी लेटरल स्ट्रेन होती है। लेटरल स्ट्रेन क्या है, लेटरल स्ट्रेन। अब ये लेटरल स्ट्रेन क्या होगा बच्चों, अच्छा डायमीटर कम होती है तो इसलिए इसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा डी अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, या इसका फॉर्मूला ये भी बोल सकते हो माइनस डेल्टा आर अपॉन आर। क्यों, क्योंकि डायमीटर का रेडियस क्या होती है, हाफ, है ना, तो डायमीटर की जगह 2 आता है, तो नीचे भी 2 आता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको या लिख दें, चलो कैंसिल हो गया, और ये माइनस डेल्टा आर अपॉन आर, इस तरह से फॉर्मूला। तो लेटरल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द वायर। अब पॉइसन रेशो क्या है, जो बात अभी मैं कर रहा हूं कि पॉइसन रेशो दोनों का रेशो होता है, पॉइसन रेशो, डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी सिग्मा से, और क्या होगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट, एक सिग्मा ये भी होता है बच्चों, ये सम के लिए यूज किया होगा मैथमेटिक्स में, और एक सिग्मा ये भी है,
जैसे हमारा अल्फाबेट ये भी है और ये भी है, इस तरह से ये भी कैपिटल स्मॉल होते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर्मूला क्या आएगा, जरा देखिए, डेल्टा डी अपॉन डी माइनस में डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये ऊपर डेल्टा डी मल्टीप्लाई एल डी डेल्टा एल माइनस का, एक तो ये हो गया, दूसरा माइनस डेल्टा आर एल आर डेल्टा, कोई सा भी फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है। ये चीज हमारे थी इस बार सिलेबस में, इस चैप्टर में, ये आखिरी टॉपिक था, आज ये हमारा चैप्टर फिनिश। इसको नोट कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। अच्छा, किसी वायर को ठंडा करते हैं तो भी इसमें एनर्जी आती है, क्योंकि वर्क करता है, उसकी लेंथ कम हो जाती है ना। तो दोनों ही कंडीशन में ये वाली चीजें रहेंगी, तो नोट कर ले। आज का वीडियो बंद करते हैं।